साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ ऑपरेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज एक नए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और ये 12 दिन, जी हाँ 12 दिन में ये श्रृंखला का समापन होगा। यानी क्या है आज के श्रृंखला में? तो जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएड का, जी हाँ 12 यूनिट होते हैं आपके बीएड के संपूर्ण सिलेबस में। यानी आप सभी को 12 मॉक टेस्ट मिलेगा। जी हाँ 12 मॉक मिलेंगे यूनिट वाइज, और आज यूनिट 1 का मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट में ई नंबर है और जिसका आंसर ई होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये भी पता लग सके कि इसका ई आखिर क्यों हुआ। इसका जवाब किसी के पास नहीं रहता है। बीपीएससी भी बाद में जस्टिफिकेशन करता है, लेकिन पहले मेरा माथा खराब हो जाता है। इसीलिए हम आपको चैलेंज करने योग्य बनाएंगे अपने कंटेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, बाल्यावस्था की अवधि सामान्यतः कितनी मानी जाती है? जी हाँ, कितनी मानी जाती है बाल्यावस्था की अवधि? जल्दी से बताइएगा। बाल्यावस्था की अवधि होते हैं 0 से 12 वर्ष। जी हाँ 0 से 12 वर्ष है। 100 MCQs का ये सीरीज होगा। आपके रिस्पॉन्स पर ये डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ कहा है, हमने सभी में व्याख्या को भी ऐड किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कॉपी लेकर बैठिए मेरे सर जी, कॉपी लेकर बैठिए। जितना सा मैं नोट करने का हूँ बस उतना सा ही नोट्स करेंगे आप। अदरवाइज आप कॉपी क्या कहते हैं, पोथा बनाकर क्या करेंगे। इसीलिए मैं जितना सा कहूं उतना सा ही नोट करेंगे। बाल्यावस्था आम तौर पर जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस दौरान नोट किया जाए मेरे देवता, जी हाँ इस दौरान ये शारीरिक, नोट किया जाए जल्दी से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषाई विकास होता है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों का मानसिक विकास किस अवधि में होता है? आपका आंसर होगा 0 से 12 वर्ष। आपको पूछा जाए बच्चों में भाषाई विकास कब होता है, तो आपका आंसर हो सकता है बाल्यावस्था की अवधि। जी हाँ, आपका आंसर हो सकता है, अगर आपसे शारीरिक और मानसिक विकास एक साथ दे दे तो भी आपका आंसर होगा 0 से 12 वर्ष। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? शारीरिक विकास के अंतर्गत ए नंबर यहां पर आ गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी हां, शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शारीरिक विकास में मस्तिष्क का विकास प्रमुख भूमिका निभाती है। नोट कर लीजिए कॉपी में। शारीरिक विकास जो है वह मस्तिष्क विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। क्यों? इसका जवाब हम ही दे सकते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये संज्ञानात्मक और अन्य शारीरिक क्षमताओं को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क का विकास इसीलिए शारीरिक विकास के क्षेत्र में आता है क्योंकि यह संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं को नियंत्रित करता है। बोलिए बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है या नहीं? जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से क्वेश्चन देखिएगा सर। अगर बहुत नंबर कम आ गया ना तो मोए मोए हो जाएगा। जी हाँ, और आप लोग ना जरूर पेज भेज दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमको अपना मानते हैं। जीन पियाजे साहब कौन सा सिद्धांत बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए दिया था? जल्दी से बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। जी हाँ, जीन पियाजे साहब ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? जल्दी से बताइएगा।
क्या वो सामाजिक विकास का सिद्धांत था जीन पियाजे? जी हाँ। या फिर संज्ञानात्मक विकास था, या फिर नैतिक विकास था, या फिर आत्म सिद्धांत था, या फिर उपयुक्त में से कोनो सिद्धांत नहीं था? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, आप सभी इसको जानते हैं कि प्याज मतलब प्याजे, और प्याज से सलाद यानी 100 से संज्ञानात्मक। आपको याद हो गया होगा? अगर करेंगे तो याद हो गया, प्याज मतलब सलाद, प्याजे मतलब 100 से संज्ञानात्मक। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो संज्ञानात्मक में क्या क्या होता है? सोचने, क्या ये ऑप्शन में नहीं रह सकता है? समझने, यह भी ऑप्शन में रह सकता है। और सीखने की प्रक्रिया को समझाता है। कौन समझाता है? 1 2 का 3। तो ये समझाता है पियाजे साहब का संज्ञानात्मक, जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, विकास का सिद्धांत यही बतलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। सोचने, समझने और सीखने की प्रक्रिया ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और ये दिया है हमारे पियाजे साहब ने, जीन पियाजे। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस आयु में भाषा विकास सबसे तेजी से होता है? जल्दी से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। किस आयु में भाषा विकास सबसे तेजी से होता है? जल्दी से आपको जवाब देना है। यहां पर है पहला ऑप्शन 0 से 2, 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12। जल्दी से जवाब देना है। जी हां, LBW आउट ना होते हुए बहुत सारे सही जवाब आ चुके हैं। 2 से 6 वर्ष के लिए, बिल्कुल 2 से 6 वर्ष के उम्र में बच्चे तेजी से भाषा सीखते हैं, शब्दावली का विस्तार होता है और बोलने समझने की क्षमता विकसित होता है। कब? 2 से 6, जी हाँ 2 से 6। ये जी हाँ 2 वर्ष की दीक्षा है, और वो 6 वर्ष की जब तक होगी सबसे ज्यादा उसी समय सीखेगा। और इसी समय हम लोग सिखाने के बजाय हम लोग मोबाइल थमा देते हैं। देखो बेटा गिरगिट सबका फोटो, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। बच्चों के साथ वक्त बिताना है। वक्त बिताएंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। हम लोग शुरू में ही बच्चों को बर्बाद कर देते हैं 6 साल तक में, और उसके बाद उसको कूटते हैं कि तुम हमारा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। तो ये नहीं करना है। ये 2 से 6 साल तक हम अपने यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बराबर ध्यान रखते हैं, हर एक वर्ड पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि हमारा बाबू जो है वह किसी अन्य डायरेक्शन में डाइवर्ट ना हो जाए। ये हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बताते हैं दिल से। चलिए, बेहतरीन नाम, जी हाँ एरिक एरिक्सन साहब। जी हाँ, एरिक एरिक्सन साहब के अनुसार आत्म परिचय का विकास, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, आत्म परिचय का विकास किस अवस्था में होता है मेरे देवता? जल्दी से बताइए। जी हाँ, आत्म परिचय का विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन। जी हाँ, एरिक एरिक्सन। याद रखना है आपको, अपने आप में ही एक्शन में आना है, इसीलिए एरिक एरिक्सन ही कहलाना है। आत्म रिएक्शन, एरिक एरिक्सन। जी हाँ, याद हो गया होगा एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन में क्या सिद्धांत दिया था? गड़बड़ा गया थोड़ा सा, भाषा पे ध्यान दिया, भावनाओं को भी समझिएगा। आत्म परिचय का विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने दिया। आत्म का परिचय देते हुए हमें रिएक्शन हो गया और कहलाया एरिक एरिक्सन। जी हाँ, आत्म परिचय के लिए आपका आंसर क्या होगा? 5 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। किशोरावस्था में ही आत्म परिचय का विकास होता है, उससे पहले हमको नहीं पता रहता है, लेकिन किशोरावस्था में आत्म रिस्पेक्ट आ जाता है, अपना परिचय देने का खूब मन करता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था आत्म परिचय के साथ साथ व्यक्तिगत पहचान, ये भी तो क्वेश्चन में रह सकता है। आत्म परिचय ना देखे अगर आपको व्यक्तिगत पहचान का विकास भी कह
दे तो भी आपका आंसर एरिक एरिक्सन होगा, जहां पर व्यक्ति अपने अस्तित्व और सामाजिक भूमिकाओं को समझना शुरू कर देता है। ये बातें आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। अरे बाप रे, नोट अगर ना कर लो तब होइए गल हो निहाल। जी हाँ, चलिए, बाल्यावस्था में कौन से कौशलों का विकास महत्वपूर्ण होता है? बाल्यावस्था में कौन से कौशल का विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है? ए नंबर ऑप्शन ये वाला है। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा कि क्या होता है बाल्यावस्था में कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आपको बतलाना है। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा 6 का क्या होगा आंसर। जी हाँ, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है, शारीरिक समन्वय भी होता है, नैतिक निर्माण भी होता है और भाषा कौशल भी होता है। इसीलिए आपने बेहतरीन जवाब दिया है। आपके लिए मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है बाल्यावस्था में विभिन्न कौशल, जैसे सामाजिक नोट कर लीजिए, शारीरिक नोट कर लीजिए, नैतिक और भाषाई कौशल। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था। देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं, तो बिल्कुल है। बेहतरीन क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था की सामान्य अवधि आपको बताना है। किशोरावस्था के अवधि पर अगर हम बात करें तो कंफ्यूजन ना हो, एक बार में याद कर लीजिए। 7 नंबर का आप ऑप्शन जवाब जल्दी से दीजिएगा। ए नंबर मिस्टेक से यहाँ आ गया है। आपको पीडीएफ जब मिलेगा प्रज्ञानम ऐप पर तो वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा बेहतरीन पीडीएफ। जी हाँ, किशोरावस्था का सामान्य अवधि कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा। किशोरावस्था की अवधि बेहतरीन जवाब आया है 12 से 18 वर्ष। कोई कंफ्यूजन नहीं। किशोरावस्था आमतौर पर नोट किया जाए, आमतौर पर 12 से 18 वर्ष के बीच मानी जाती है और इसी दौरान शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन को देखा जाता है। किसमें? नोट कीजिए, किशोरावस्था में क्या देखना मिलता है? तो शारीरिक विकास देखने के लिए मिलता है, मानसिक परिवर्तन के साथ साथ भावनात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। बालक विकास को प्रभावित करने वाले, जी हाँ, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक है? निम्न में से जल्दी से बताइएगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, दिल खुश हो गया। अनुवांशिक जरूर सही बात है। पोषण, सामाजिक वातावरण, शिक्षा, सभी इसका आंसर होगा। ई नंबर आंसर होगा। क्या हमने डुप्लीकेट ई नंबर आंसर चढ़ाया है यहाँ पर? नहीं, डुप्लीकेट आंसर समझते हैं ई, ये वाला टाइपिंग खाली कर दिए और बाबू जिंदगी में ये वाला आंसर नहीं टिक होता है, उसको कहते हैं डुप्लीकेट ई नंबर आंसर। जैसे हम ओरिजिनल उठाए ये वाला कहीं से, है ना, और उसमें खाली ईठो टाइपिंग कर दिए, ये हुआ डुप्लीकेट ई। क्यों? क्योंकि ई नंबर कभी आंसर होता ही नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि आप सभी को कंटेंट यहीं पर अच्छा मिलता है, तो इसीलिए आपका ई नंबर आंसर बिल्कुल सही हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये हमने आपके कंटेंट में अपग्रेड किया है ये रूल। अगला है कोहल वर्ग के अनुसार। नोट किया जा मेरे देवता। जी हाँ, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कितना स्तर है? नैतिक विकास के लिए कोहल वर्ग के अलावा कोई नाम याद नहीं रखना है। नैतिक, अगर आप कोलाहल करेंगे, हल्ला करेंगे, शोरगुल करेंगे, होमो करेंगे, कोलाहल, तो आपका नैतिकता आप में है ही नहीं। तो कोहल वर्ग मतलब नैतिक विकास, और नैतिक विकास के अगर स्तर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है 2।
और 3, 4, 5 कितना स्तर है नैतिक विकास का? जी हाँ, नैतिक विकास का जो है वह 3 स्तर कहा गया है। आप कहेंगे कि सर 3 स्तर कौन कौन है? आप नहीं पूछेंगे लेकिन हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपका हम बेस बनाना चाहते हैं। जी हाँ, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर है। नोट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा ये? जी हाँ, आपको प्राकंपनात्मक, जी हाँ पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, जी हाँ ये हो गया क्या? यानी पारंपरिक से ये पहले वाला हो गया हिंदी है, और ये पारंपरिक के बाद वाला हो गया, और ये मिडिल वाला हो गया। ये कोहलबर्ग के अनुसार है बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, लाइव में जुड़े हुए सदस्यों की संख्या घटनी नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना थोड़ा देर बाद खाइएगा तो कुछ घट नहीं जाएगा। मेरे भी पेट में हाथी कूद रहा है। 7 बजे चूहा कूद रहा था और अभी 10 बज रहा है और यहाँ पर हाथी कूदना शुरू हो गया है। अगर हाथी कूदते कूदते मर गया तो फिर पेट भर जाएगा, फिर भूख नहीं रहेगा। इसीलिए मैडम बोली है कि चूहा कूद गया हम बर्दाश्त कर लिए, हाथी कूद रहा है वो मरना नहीं चाहिए, तब तक आपके खा लीजिए। तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं। चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था नोट किया जाए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार का खेल खेलना पसंद करते हैं? जल्दी से बताइएगा। 10 का आंसर मोए मोए हो गया। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार का खेलना पसंद करते हैं? तो वह एकल भी खेलना पसंद करते हैं, समूह में भी खेलना पसंद करते हैं। यही तो है। कभी कभी बोलेगा हम दीदी के साथ जाएंगे और जिद मचा दिया, और कभी कभी बोलेगी कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे मम्मी, बाहर नहीं जाएंगे। जी क्या हुआ रे? नहीं हम नहीं जाएंगे मम्मी, नहीं एकदम नहीं जाएंगे। तो उसका मनोभाव समझे में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो बाल्यावस्था में नहीं, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है। 24 घंटा में 24 रंग का मूड होता है। जी हाँ, अभी दीक्षा है तो कभी बोलेगी सुतुक दूधू, कभी उठुक दूधू, कभी बैठक दूधू, कभी बोतल वाला दूधू, कभी कहता दूधू नहीं पियेंगे हम चावल खाएंगे। वो एकदम पगलाते रहती है, उठुक दूधू, सुतुक दूधू, बैठक दूधू। हम बड़ा मजा आता है जिंदगी में, क्या ही बोले हम। एकदम मैं लाइव टेडी बियर है हमारे पास दीक्षा के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी को। जी हाँ, भारत मैच जीत गया, इसी खुशी में तो मेरे चेहरे पर इतना स्माइल है सर। और भारत जीतता ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है सर, बस आप जीत जाइए इस बार, यही हम चाहते हैं। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना है, प्रारंभ में अगर बाल्यावस्था की बात करें तो वह एकल खेल भी पसंद करता है, सामूहिक खेल को भी पसंद करता है, प्रतिस्पर्धात्मक खेल से भी वो नाता रखता है, यहां तक कि उसे शैक्षणिक खेल भी पसंद होता है। इसीलिए आपका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और ई नंबर ऑप्शन हम नहीं कह रहे हैं, यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे एकल समूह दोनों प्रकार के खेल को खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक, शारीरिक और को बढ़ावा मिलता है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें थी कि ई नंबर तो ऑप्शन था, थोड़ा सा भाव में आ गए थे, है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एकल और समूह ये दोनों होगा, सही बात है, क्योंकि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो वहां पर प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगा और शैक्षणिक खेल भी वहां पर नहीं होगा, माफी चाहेंगे, सही बात है। यहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में यहां पर क्या होगा, तो एकल खेल के साथ साथ सामूहिक खेल आपको ध्यान में रखना है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हमने समझ लिया कि यहां पर सभी का ऑप्शन है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन के कारण आपको गलत कंटेंट जाने से बच गया, इसीलिए हमने बहुत ही प्रयास करके ये कंटेंट
कंटेंट तैयार किया है और ये 12 यूनिट के लिए 12 मॉक आएगा। जी हाँ, 12 मॉक आएगा और आपको अगर मॉक नहीं मिल रहा है तो आप हमें 9525175737 इस पर कभी भी 24/7 आप कॉल करके जान सकते हैं हमारे बेहतरीन कोर्स के बारे में। जी हाँ, चलिए थोड़ा सा अब इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है? जी हाँ, किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो हार्मोनल परिवर्तन, जी हाँ, हार्मोनल परिवर्तन जो है वह किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है, आप जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, हार्मोनल अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो निम्न में से क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, 11 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बेहतरीन, हार्मोनल के साथ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास का ही नाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन कहता है कि किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। यह यौन परिपक्वता और अन्य शारीरिक बदलाव को दर्शाता है। ये बातें हम सभी अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, लाइव में जुड़े हुए सदस्यों की संख्या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल विकास में माता पिता की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताइएगा, हमारा क्या होगा ऑप्शन? बाल विकास में माता पिता की भूमिका किस प्रकार महत्व रखता है? जल्दी से आपको जवाब देना है। क्या वो पोषण के लिए ख्याल रखता है? क्या वह नैतिक विकास के लिए में शिक्षा के लिए जरूरी है? सामाजिक कौशल, सुरक्षा और संरक्षण? तो बिल्कुल ये सही जवाब है। आपको नोट्स में हमारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है? जी हाँ, बाल्यावस्था में खेल का क्या महत्व है? जल्दी से बताइएगा। खेल का महत्व शारीरिक विकास जरूर है, सामाजिक कौशल भी होगा, मानसिक विकास भी होता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। आपको जल्दी से जवाब देना है। तो सही बात है, इसमें ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको ये नोट कर लेना है कि शारीरिक 1, मानसिक 2, सामाजिक 3 और रचनात्मक विकास, यानी चारों विकास होता है बाल्यावस्था में खेल से। जी हाँ, कौन कौन सा विकास? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और रचनात्मक। आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं पियाजे के अनुसार। जी हाँ, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण कहे गए हैं? जल्दी से बताइएगा, पियाजे के अनुसार कितने चरण कहे गए हैं? जल्दी से बताइएगा। 14 नंबर का बेहतरीन आंसर। जी हाँ, पियाजे साहब के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कहे गए हैं। आप चारों चरण को जानना चाहेंगे या नहीं? बोलेंगे हाँ सर, लेकिन बताता है कोई? आप बताइए तो। नहीं ना बताता है। रास सर लेकर आए हैं आज के कंटेंट में। ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार 4 चरण में पहला है संवेदी गामक। जी हाँ, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन कंटेंट आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए। ये इस्माइल उसी का परिचायक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, बालक के व्यक्तित्व विकास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किनका प्रभाव बालक पर होता है? जल्दी से बोलिएगा। मैं भी बहुत पछताता हूं जब आपका क्लास छूट जाता है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जी हाँ, बालक के विकास में, व्यक्तित्व विकास में माता पिता, लेकिन गुरु भी है,
बड़ा दुख है जिंदगी में, जल्दी से बताइएगा। माता पिता और गुरु को ऊपर कर दिया, अब ई नंबर पे जाऊं या माता पिता का चरण दबाऊं? जल्दी से ऑप्शन पर आते हैं। जी हाँ, यहां पर माता पिता के साथ गुरु को शामिल किया जाए या ई पर ताला लगाया जाए या फिर मम्मी पापा के चरणों में समर्पित किया जाए? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। महारथी हमारे देवता, जी हाँ, व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक पूछा है। सबसे अधिक जब बोलेगा ना तो गुरुजी नहीं, मैया बप्पा। जी हाँ, मम्मी पापा अगर बोलेगा गलत गलत बात तो बच्चा भी सीखेगा गलत गलत बात। मम्मी पापा कौं 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 करता रहेगा, बच्चा भी चौं 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 करने वाला हो जाएगा। इसीलिए माँ बाप को यस बहुत सावधान रहना पड़ता है। जब से हमारे घर में नन्ही परी आई है, कन्या दुल्हा का झगड़ा होता है तो बाथरूम में होता है। क्यों? क्योंकि उधर दीक्षा देखती है, जब लड़ते हैं तो सहमी सहमी होकर फेस देखती है, तो उससे हमें कष्ट होता है और हम लोग कसम खा लिए हैं रोड पर लड़ेंगे लेकिन रूम में नहीं लड़ेंगे जिस रूम में दीक्षा रहेगी। इसीलिए मम्मी पापा का व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए माता पिता सबसे ज़्यादा जब पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है। माता पिता बच्चों के व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रारंभिक अनुभव के साथ साथ आदतों को भी वो प्रभावित करता है, आदतों को वो प्रभावित करता है। आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन का ये श्रृंखला है और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आए। किस आयु में बच्चे का मस्तिष्क विकास सबसे तेजी से होता है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 0 से 2 वर्ष ए नंबर में ऑप्शन है। जी हाँ, क्या स्पीड को बढ़ाया जाए या फिर यही नॉर्मल स्पीड रहने दिया जाए? आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि स्पीड ठीक है या और थोड़ा दुरंतो एक्सप्रेस बनाए। जल्दी से बताइएगा। किस आयु में बच्चे का मस्तिष्क का सबसे तेजी से विकास किस अवस्था में होता है? आपको यहाँ आयु पूछा गया है। जी हाँ, आयु पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। मस्तिष्क का विकास पूछा गया है। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। मस्तिष्क का विकास जल्दी से बताना है। तो 16 का जवाब आ रहा है 2 नंबर। लेकिन घोर आश्चर्य की बात है कि मस्तिष्क का विकास जो है वह 0 से 2 वर्ष। जी हाँ, 0 से 2 वर्ष आपका आंसर सही होगा सर। मस्तिष्क का विकास जो है ना वह डेवलप्ड सबसे ज़्यादा, यहाँ पूछा गया सबसे तेजी से, तो मैच्योर होता है अलग अलग एज में, लेकिन जब उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास स्पीड से ग्रोथ भी और मानसिक विकास भी 0 यानी जन्म से लेकर 2 साल में उस काल में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म से 2 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का सबसे तेजी से विकास होता है, जिसे संज्ञानात्मक और संवेदनशील क्षमताएं विकसित होती है। जी हाँ, ये ध्यान में रखना है 2 वर्ड। जी हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। नैतिक विकास में नैतिकता की बात करें तो कोहल वर्ग, नैतिकता की बात करें तो कोहल वर्ग याद रखना है। और नैतिक विकास में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है आपको जल्दी से बताना है। जी हाँ, नैतिक विकास में नियम का पालन करना चाहिए या फिर सही गलत का ज्ञान होना चाहिए या फिर सामाजिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए या नेतृत्व कौशल पर ध्यान देना चाहिए या इसमें से ज़्यादा होगा? जल्दी से बताइएगा 17 नंबर का आंसर क्या होगा।
जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। ध्यान देना है, नैतिक विकास का मतलब होता है कि सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है। इस बात को एक बार नोट कर लिया जाए कि यही है हमारा नैतिक विकास, कि आप सही और गलत में अंतर समझ पाए। यही है हमारा नैतिक विकास और आंसर आपका बी नंबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर नैतिक विकास की बात करेंगे तो इसमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसके साथ ही बच्चों में नैतिक विकास होता है जब सही और गलत में हम फर्क पकड़ सकते हैं। जी हाँ, आगे हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में आत्मविश्वास। जी हाँ, किशोरावस्था में आत्मविश्वास प्रारंभिक हमने बता दिया है पहले क्वेश्चन में। किशोरावस्था में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाता है? क्या वो सकारात्मक सोच लेकर आएगा? क्या वो सफलता का अनुभव करेगा? क्या वो परिवार और मित्रों का समर्थन प्राप्त करेगा या फिर आत्म स्वीकृति पर ध्यान देगा? बेहतरीन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, आप जल्दी से बताइएगा क्या होगा आत्मविश्वास के लिए, कौन सा आंसर इस पर टिक लगाया जाए। तो जी हाँ, यहाँ पर आप आत्मविश्वास के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ सकारात्मक सोच जरूरी है। इस किशोरावस्था में ये पूर्व नहीं है, सिर्फ किशोरावस्था है, इसीलिए यहाँ पर सफलता का भी अनुभव होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन के कारण ई नंबर को यहाँ पर टिक करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी लाए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के विकास में सकारात्मक सोच नोट किया जाए मेरे देवता। जी हाँ, सकारात्मक सोच के साथ साथ सफलता का अनुभव, यही नहीं सामाजिक समर्थन भी और आत्म स्वीकृति भी, यानी चारों ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। हमने पहले ही आप सभी को अच्छे से बता रखा है बेहतरीन कंटेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, भाषा विकास। जी हाँ, भाषा विकास में कौन से कारक सहायक है? जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। भाषा विकास में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक है? भाषा का विकास कैसे होगा? जी हाँ, भाषा का विकास 19 नंबर में, क्या परिवार का वातावरण भाषा सिखाने के लिए उत्तरदायी है? सामाजिक संपर्क भी जरूरी है? क्या वो शैक्षणिक सामग्री भी जरूरी है? और व्यक्तिगत प्रयास भी जरूरी है? आपने आंसर दिया है ई नंबर, बेहतरीन जवाब है। और कौन कौन सा जवाब है नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, भाषा विकास में परिवार का वातावरण, सामाजिक संपर्क, शैक्षणिक सामग्री। इस पे आपको डाउट था या नहीं था? आप जल्दी से बताइए। तो नोट किया जाए, भाषा के विकास के लिए शैक्षिक सामग्री भी योगदान रखता है, ये नोट करने वाला बात है। और व्यक्तिगत प्रयास भी जरूरी है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत ही जरूरी है। चलिए, बाल्यावस्था में ध्यान देना है। बाल्यावस्था में कौन सी गतिविधि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है? जी हाँ, बाल्यावस्था में कौन सी गतिविधि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास की बात अगर की जाएगी तो 20 नंबर का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। 20 नंबर में क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइएगा। क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए कहानी का सुनना जरूरी है? पहेलियों को हल करना जरूरी है? खेल की गतिविधियां जरूरी है? चित्र बनाना जरूरी है? या फिर इसमें से बहुत कुछ जरूरी है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो 20 नंबर का आंसर आ रहा है ई नंबर, और मैं भी ई नंबर पर टिक लगाकर आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आप कहानी सुनना,
और पहेलियों को हल करना और क्या खेल की गतिविधियां और चित्र बनाना, ऐसी गतिविधियों में बच्चे को सम्मिलित करते हैं तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा और इसमें कोई संशय नहीं है मेरे प्रभु। चलिए, बिल्कुल बेहतरीन जवाब। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर पर आ चुके हैं। ये श्रृंखला थमेगा नहीं, लेकिन आप हमारे साथ जब तक बने रहेंगे तब तक हम भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और कंटेंट और वक्त आप हमारा देख सकते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आप हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें उतना तकलीफ होता है जितना कि हमारे गर्लफ्रेंड के जाने पर भी नहीं हुआ था। इसीलिए आप हमारी भावनाओं का कदर करें और हमारे साथ जुड़े। जी हाँ, बच्चों में सामाजिक विकास किससे प्रोत्साहित होता है? जल्दी से बताइएगा। बच्चों में समूह, जी हाँ, बच्चों में सामाजिक विकास किससे प्रोत्साहित होता है? जल्दी से बताइएगा 21 नंबर का आंसर। जी हाँ, तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन यहाँ पर भी है, खेल यानी समूह खेल, अकेले रहना, वीडियो गेम्स, टीवी देखना या उपयुक्त में से एक कोठो नहीं होगा। जल्दी से बताना है सामाजिक विकास किससे प्रोत्साहित होता है? जी हाँ, समूह खेल सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। यही नहीं, ऑप्शन ही ऐसा था, अदरवाइज आप समूह खेल में सहयोग, टीम की भावना और सामाजिक कौशल सभी का विकास होता है। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है? सामाजिक विकास किससे होता है? तो ध्यान रखना है, समूह से सामाजिक कौशल तो बढ़ता ही है। अगर क्वेश्चन में टीम की भावना किससे होता है तो समूह खेल से, सहयोग की भावना किससे होता है तो भी आपका आंसर समूह खेल होगा। ये ध्यान में रखना है। आपको ऑप्शन मिल गया। जी हाँ, 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर, बाल्यावस्था में नैतिक मूल्यों की शिक्षा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जी हाँ, बाल्यावस्था में नैतिक मूल्यों की शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका पूछा है। नोट इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा है सबसे अच्छा तरीका। तरीका तो सभी है, लेकिन जब सबसे अच्छा पूछे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पर गौर फरमाना चाहिए। 22 का अगर बात करें कि नैतिक मूल्यों के लिए क्या जरूरी है, सबसे अच्छा तरीका, तो आप लिख रहे हैं ए नंबर, तो हम आपका बात कैसे उठाएंगे? और ए नंबर होगा, जी हाँ, नैतिक कथा एक सबसे अच्छा तरीका है जब आप नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों में। जी हाँ, उनको कहानी सुनाइए नैतिकता भरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है कहानी सुनाना, क्योंकि इससे बच्चों में उदाहरण के माध्यम से सीखने को मिलता है। जी हाँ, ये सभी जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु पूछा गया है। जी हाँ, पियाजे साहब के अनुसार अगर ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात अगर करेंगे तो क्या होगा? चलिए, व्याख्या यहाँ है उस क्वेश्चन का कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, जिसमें बच्चे तर्क और समस्या का समाधान में कुशल हो जाता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होता है और इसमें क्या सीख जाता है बच्चा? तो बच्चा तर्क के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान भी सीख जाता है। किसी भी तरह का इंक्वायरी के लिए 9525175737 पर आप कॉल करके हमसे घंटों बात कीजिए। यहाँ पर कमेंट का जवाब देने से हमारा वीडियो खराब हो जाता है, बाद में देखने वालों को असुविधा होती है, इसीलिए यहाँ दादी उदी का गप नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, बाल विकास का प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? अगर बाल विकास की सिद्धांतकार
की बात करें तो कौन है, जल्दी से बताइएगा। आपसे पूछते हैं नैतिक विकास के लिए कौन है, तो हम बता दिए हैं नैतिक विकास के लिए कोहल वर्ग। जी हाँ, कोहल वर्ग। अगर संज्ञानात्मक की बात करें तो संज्ञानात्मक के लिए पियाजे यानी जीन पियाजे हो जाएगा। उसी तरह से अगर बाल विकास में कौन कौन दिमाग लगाए हैं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या फ्रायड्स होंगे, क्या पियाजे होंगे, क्या एरिक्सन होगा या कोहलबर्ग होगा। तो आपको लग रहा है ना कि इसमें बहुत सारा होगा, तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें ई नंबर आंसर होगा। व्याख्या ये रहा। जी हाँ, व्याख्या ये रहा कि फ्रायड भी, पियाजे, एरिक्सन और कोहलबर्ग सभी ने बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत को दिया है। अपने अपने अनुसार उन्होंने बाल विकास के बारे में बातें की है, इसीलिए ध्यान में रखना है। यहाँ पर फ्रायड्स नाम याद रखिएगा। प्याज को फ्राई कर लीजिए और उसके झांस से आपको एरिक्सन हो जाएगा, होगा कि ना, आंख में एरिक्सन एडिटेटिंग होगा और उसके चलते आपको हलबर्ग बन जाइएगा। हगम आगे कौन प्याज जला दिया गे, ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप प्याज को फ्राई करेंगे यानी प्याजे हो गया तो आंख में एरिक्सन होगा और आप हल्ला करने लगिएगा तो कोहलबर्ग हो गया। ये सभी का नाम बाल विकास के सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, किशोरावस्था में तनाव का मुख्य कारण बताना है। जी हाँ, किशोरावस्था में तनाव का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, तनाव का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, क्या है जल्दी से बताइएगा तनाव का मुख्य कारण। जी हाँ, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है, शिक्षा का भी दबाव होता है, सामाजिक अपेक्षाएं भी होती है और आत्म परिचय के लिए वो संघर्षरत भी रहता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ई नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, शिक्षा का भी दबाव होता है, सामाजिक अपेक्षाएं भी होती है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा टेंशन हमको भी इस बात का था, आत्म परिचय का ही संघर्ष के लिए सबसे ज़्यादा तनाव होता है। और वर्तमान समय में भी 30 पार करने के बाद भी आत्म परिचय के लिए ही संघर्ष करते 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 थक गए और अब हमें लगता है कि आत्म परिचय के लिए ही हम अभी भी रात में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था तो हमारा पार हो गया, हम बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं, फिर भी हमें आत्म परिचय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हैंस प्रूफ दैट कि हम अभी किशोर ही हैं। आप समझिएगा किशोरी नहीं हैं जी, किशोरी माए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बाल्यावस्था में भावनात्मक स्थिरता। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में भावनात्मक स्थिरता कैसे विकसित की जा सकती है बताइएगा। बाल्यावस्था में अगर आप चाहते हैं कि क्या हो तो स्थिरता हो, भावनात्मक स्थिरता हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। जी हाँ, क्या उन्हें प्रेम और सुरक्षा प्रदान किया जाए या फिर सख्त रूप से अनुशासन हो। तो ये कट गया, बच्चों को अकेला छोड़ दें, अरे बाप रे आजकल तो ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए। उसकी उपेक्षा कर दिया जाए, नहीं, उसको प्रेम और सुरक्षा प्रदान किया जाए। बाल्यावस्था में भावनात्मक स्थिरता कैसे विकसित की जाती है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। बाल्यावस्था में भावनात्मक स्थिरता कैसे विकसित की जा सकती है, आपको जल्दी से बताना है और ई नंबर पे भी गौर फरमाना है। दोनों काम आपको एक साथ करना होगा। जी हाँ, बाल्यावस्था में भावनात्मक स्थिरता की अगर बात की जाए तो आपको जल्दी से बताना इसका क्या होगा। तो जी हाँ, प्रेम और सुरक्षा प्रदान करके या सख्त अनुशासन नहीं करना है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है। यानी आपका आंसर हो गया प्रेम और सुरक्षा प्रदान करके, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, बच्चों में प्रेम और सुरक्षा प्रदान करके उनमें भावनात्मक स्थिरता और आत्म विकास कर सकते हैं, यानी आत्मविश्वास का विकास
किया जा सकता है जब बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान देना है, आप सभी को नोट करते चलना है बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, हमने कहा था आपको कि कोहल वर्ग का नाम जैसे ही आएगा तो कोहल वर्ग ही है नैतिक विकास का सिद्धांत। ट्रिक हमारा था कोहल वर्ग यानी कोलाहल, कोलाहल करना यानी हल्ला करना नैतिकता के खिलाफ है, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग आपको ध्यान में रखना है। कितने स्तरों में इसे विभाजित करते हैं? जी हाँ, कितने स्तरों में नैतिक विकास के सिद्धांत को विभाजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपको मिलेगा। क्या वो 2 होगा, 3, 4 या 5? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा आपका आंसर? तो जी हाँ, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को पूरे 3 स्तरों में विभाजित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी 3 आपका सही आंसर होगा। तो आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि वो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का 3 स्तर नाम क्या क्या है? उस 3 स्तर में हमारा आता है, क्या है ये? तो ये प्राकंपनात्मक है, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक। डायरी में जरूर नोट कीजिएगा। किस डायरी में? तो रेलवे डायरी में। जी हाँ, याद जरूर रखिएगा। चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी, ध्यान देना है, सबसे प्रभावी गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर आप चाहते हैं कि भाषा कौशल का विकास हो, किसका विकास हो? भाषा कौशल का विकास अगर हो, ये चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? तो हमने पिछले क्लास में भी इस टॉपिक पर चर्चाएं की थी और उसमें हमने बताया था कि कहानियां सुनाना। जी हाँ, भाषा कौशल के विकास के लिए अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तब आप कहानियां सुनाना ध्यान में रखिएगा। कहानी सुनकर और अब उसका भाषा कौशल विकसित होता है कब? जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शुरू में प्रारंभिक बाल्यावस्था में कहानी सुनना बहुत ही पसंद होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कहानियां सुनाना जो है बच्चों में भाषा कौशल का विकास करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर क्वेश्चन में कहे कि कल्पना शक्ति का विकास किससे होता है, तो भी आपको ध्यान में रखना है कहानी सुनाने से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। और भी ध्यान देना है, अगर शब्दावली का विकास के लिए पूछे तो शब्दावली विकास के लिए भी कहानियां सुनाना वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं किशोरों के लिए आत्म प्रेरणा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किशोरों के लिए आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने वाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कौन सा कारक है, ये बताना है। किशोर है, ध्यान देना है, ये बाल्यावस्था नहीं। किशोरों में अगर आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना है तो क्या करना पड़ेगा? हमने कहा था कि आत्म प्रेरणा के लिए आत्म स्वाभिमान, दैट मीन्स आत्म सम्मान जरूरी है। किशोरावस्था में आत्म सम्मान एकदम सुदृढ़ हो जाता है, आत्मनिर्माण, आत्म सम्मान ही उसका हर चीज वही हो जाता है। इसीलिए आत्म सम्मान किशोरों के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत बनता है। बिल्कुल सही जवाब है। आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, किशोरों में आत्म प्रेरणा, उसके साथ ही आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो आत्मसम्मान को बढ़ावा देना किशोरों में आत्म प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकास के लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है। बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक की अगर बात करें, कौन सी कारक? पर्यावरणीय कारक की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है
क्या होगा आपका आंसर? तो जी हाँ, पर्यावरणीय कारक में हम लोग पारिवारिक वातावरण को शामिल करेंगे। ना ही टीवी देखने से होगा, खेल गतिविधि के लिए पर्यावरण कारक नहीं है, ध्यान में रखना है। अगर अकेलापन का अनुभव तो ये भी नहीं होगा। खेल गतिविधियां आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब आपको सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक पूछे तो पारिवारिक वातावरण में हम लोग जाएंगे, ना कि खेल की गतिविधियों में जाएंगे। ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे YouTube का सेटिंग है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही कमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यानी आपको पारिवारिक वातावरण में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक नहीं पर्यावरणीय कारक है, ये ध्यान देना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट के लिए जाना जाता है रास एजुकेशन। जी हाँ, किशोरावस्था में अगर आत्म स्वीकृति को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? जी हाँ, किशोरावस्था में आत्म स्वीकृति की बात कही गई। किसकी बात कही गई है? आत्म स्वीकृति की अगर बात की जाएगी तो आपको ध्यान में देना है, किशोरावस्था का कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उस पर उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यानी हमारा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही किशोरावस्था में आत्म स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। कौन सा? तो ध्यान में रखना है, सकारात्मक प्रतिक्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किशोरों में आत्म स्वीकृति का विकास के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ साथ उसका सपोर्ट यानी उसको समर्थन देना ही सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। भाषा विकास के लिए, नोट किया जाए इस चीज को, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जी हाँ, भाषा विकास के लिए ए नंबर ऑप्शन ये है हमारा, पारिवारिक वार्तालाप। नोट किया जाए, पारिवारिक वार्तालाप ही भाषा विकास के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होता है। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास में पारिवारिक वार्तालाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उससे उन्हें संवाद कौशल का भी विकास होता है। नोट किया जाए, पारिवारिक वार्तालाप से संवाद कौशल का विकास होता है। नोट किया जाए, संवाद कौशल का विकास किससे होता है? तो पारिवारिक वार्तालाप से संवाद कौशल का विकास होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि बाल्यावस्था में रचनात्मकता कैसे बढ़ाया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा, रचनात्मकता किससे बढ़ाया जाएगा? ये जल्दी से आपको बताना है। रचनात्मकता की अगर बात करें तो ए नंबर, क्या वो होगा हमारा कला और शिल्प गतिविधियों से? रचनात्मक है तो कला और शिल्प गतिविधियां हो सकता है। रट कर पढ़ाई करना से रचनात्मकता नहीं आएगी, सख्त अनुशासन नहीं आएगा, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देने से भी नहीं होगा। यानी हमारा ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान देना है, कह रहा है कि कला और शिल्प गतिविधियां, कला गतिविधियां हो या शिल्प की गतिविधियां हो, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को विकसित करने में यह बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बच्चों के आत्मविश्वास के विकास में, नोट किया जाए, आत्मविश्वास से एक टॉपिक है उस जिससे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है अलग अलग ऑप्शन के साथ। बच्चों में आत्मविश्वास के विकास में किसका सबसे अधिक योगदान होता है? जल्दी से बताइएगा। क्या वो माता पिता का समर्थन हो सकता है? सख्त अनुशासन नहीं होगा, नकारात्मक आलोचना नहीं होगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। चलिए अब हमारा है, ध्यान रखना है, बाल्यावस्था में कौन से खेल संज्ञानात्मक विकास में
मदद करता है? जल्दी से बताइएगा। संज्ञानात्मक विकास में मदद की अगर बात की जाए, एक बार आप हमें कमेंट करके ये बता दीजिए, बगल में डीजे बज रहा है, क्या उसका भी आवाज आपको सुनाई दे रहा है? जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। डीजे का आवाज क्या आपको सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? ना रहा है। ओह, चलिए, तो खेल संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है कैसे? वह कौन से खेल हैं ये बताना है जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है। तो नोट कर लिया जाए कि पहेली भी एक खेल है, दौड़ प्रतियोगिता भी है, वीडियो गेम भी है और नहीं सोचना भी एक खेल है। तो ध्यान में रखना है, ये जो पहेली को यानी पजल को हम सॉल्व करते हैं, यह संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पहेलियां और मानसिक चुनौतियां। पहेली भी ऑप्शन में रहता और अगर यहाँ पर रहता मानसिक चुनौतियां, यानी आपको ये बातें ध्यान में रखना है कि माइंड चैलेंजिंग गेम जो होता है वह खेल बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये बातें आपको ध्यान से समझना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जी हाँ, नैतिक विकास के क्रम में सबसे प्रभावी तरीका आपको बताना है। क्या वो पहला क्वेश्चन उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से शिक्षा अगर दी जाए यह होगा, या फिर डर के जरिए अनुशासन सिखाना? बिल्कुल नहीं होगा। कठोर दंड देना? बिल्कुल नहीं होगा। नकारात्मक रूप से तुलना करना? बिल्कुल नहीं होगा। यानी अगर आप उदाहरण देकर उसे शिक्षा देते हैं तो आपको नैतिक विकास में सबसे इफेक्टिव प्रोसेस होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, नैतिक विकास में अगर सिखाना चाहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। ध्यान में रखना है। किशोरों में आत्मसम्मान के विकास के लिए क्या आवश्यक है? किशोरों में आत्मसम्मान के विकास के लिए निम्न से क्या आवश्यक है? क्या उसकी सराहना और समर्थन करना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है। और बाकी इधर निगेटिव है, इसीलिए आपका ए नंबर आंसर ही बिल्कुल सही है। बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, आगे हम लोग देखते हैं, किशोरों में हमने यहाँ पर अच्छे से इसको समझ लिया है। कह रहा है कि सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, सामाजिक विकास के लिए पूछा गया है। किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए पूछा गया है। 38 का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ध्यान में रखना है, क्या है? सामाजिक की बात करें तो सामूहिक गतिविधियां बिल्कुल सही हो जाएगा। एकांत में नहीं रहना है, डिजिटल गेम नहीं खेलना है, टीवी नहीं देखना है। ए नंबर आपको सामूहिक गतिविधियां अच्छे से याद कर लेना है। जी हाँ, सामूहिक गतिविधियां जो अगर है तो वो बच्चों में सहयोग, संचार कौशल और सामाजिक समझ को विकसित करता है। तो जी हाँ, ध्यान में रखना है कि अगर संचार कौशल की बात करें या फिर करें सामाजिक समझ की बात करें या फिर सहयोग की बात करें, सभी का आपको जवाब रखना है कि इसके लिए क्या जरूरी है? सामूहिक गतिविधियां, समूह में गतिविधि सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि बाल्यावस्था में खेल से क्या लाभ है? जल्दी से बताइएगा। क्या वो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जरूरी है? क्या वो केवल मनोरंजन? तो हमने कहा है कि जहां केवल लगा हो वो गलत हो गया। समय की बर्बादी नहीं होगी, शिक्षा में रुकावट नहीं होगी, यानी ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बच्चों में आत्मनियंत्रण। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, बच्चों में आत्मनियंत्रण कैसे विकसित किया जा सकता है?
क्या उसके लिए आपको नियम और दिनचर्या का पालन करना होगा? स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, अनियमित दिनचर्या तो नहीं होगा, अत्यधिक स्वतंत्रता भी जरूरी नहीं है। यानी आप यदि नियम और दिनचर्या का पालन कर लेते हैं तो ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आप सभी को कंटेंट के साथ हमारे प्रज्ञानम ऐप पर मिल जाएगा, आप सभी उससे जुड़ जाइए। जी हाँ, किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित होती है, किशोरावस्था की बात की गई है और निर्णय लेने की क्षमता पर फोकस अगर किया जाए तो यह कैसे विकसित हो सकती है? तो याद रखना है, निर्णय लेने की क्षमता तभी विकसित होगा जब स्वतंत्र सोच को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ये बातें आप एकदम याद रखिएगा। सख्त नियम से कोई भी काम नहीं होगा, यदि आप स्वतंत्र सोच के साथ उसको प्रोत्साहित करते हैं तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन ये क्या है, तो बच्चों में सामाजिक कौशल विकास। जी हाँ, बच्चों में सामाजिक कौशल विकास में कौन सी गतिविधि सहायक है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा कि कौन सी गतिविधि सबसे सहायक है यदि आप सामाजिक कौशल के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो ध्यान में रखना है, समूह चर्चा सामाजिक कौशल के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, और बाकी कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है बाल्यावस्था में कौन से अनुभव सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है? जी हाँ, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था नोट किया जाए, कौन से अनुभव सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो ए नंबर है व्यावहारिक अनुभव जो है वह होगा, या केवल सिद्धांतिक? तो केवल को हटा दीजिए, रटंत विद्या नहीं चलेगा, अनियमित अभ्यास की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। व्यावहारिक अनुभव जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि आत्म प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से बताना है कि आत्म क्या करना है, प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है, तो सकारात्मक लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता। जी हाँ, ध्यान देना है, किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता, नीचे ऊपर ने लगाया, हाँ तो अंतिम और प्रज्ञानम को फ्लैश करा दो, प्रज्ञानम को भेजो एकदम। चलिए, बेहतरीन, सब कुछ अरेंज ऑर्डर में है और कोई अब कमी नहीं है, बस कमी है तो आपके सपोर्ट की। आप हमें दिन रात सपोर्ट करें, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कमाल हो जाए। जी हाँ, जिंदगी में हर कुछ है, बस आपका सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत कुछ और भी आएगा। जी हाँ, किशोरावस्था, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता की अगर बात की जाए, जी हाँ, किशोरावस्था में भावनात्मक स्थिरता की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है, परिवार का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, परिवार का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि परिवार का समर्थन किशोरों को भावनात्मक रूप से स्थिर रहने और कठिनाइयों को सामना करने के में मदद करता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
बच्चों में समस्या समाधान का कौशल। जी हाँ, बच्चों में अगर समस्या समाधान का कौशल का विकास करना हो तो याद रखना है वो कैसे विकसित होगा, तो जी हाँ, विचार विमर्श और विश्लेषण करके। जी हाँ, बताइएगा, विचार विमर्श जहां पर भी केवल होगा वो नहीं देना है, विचार करना जरूरी है, विचार ना करना बिल्कुल गलत है, इस पे ध्यान नहीं देंगे और ये नंबर आंसर लगाएंगे और ये गलती से मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए मौक जरूरी है आप सभी के लिए। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में आत्म संयम की बात अगर कही जाएगी। जी हाँ, ध्यान देना है, उसके लिए जरूरी है अनुशासन और मार्गदर्शन। जी हाँ, क्या है जरूरी? अनुशासन और मार्गदर्शन जरूरी है। जी हाँ, अनुशासन और मार्गदर्शन बच्चों में ध्यान देना है, आत्म संयम और अनुशासनात्मक व्यवहार ये दोनों जरूरी है, आप सभी को ये ध्यान में रखना है, यह विकसित करने में मदद करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी है, तो ध्यान देना है कि वो हो जाएगा पठन और लेखन। जी हाँ, पठन और लेखन, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा, पठन और कौशल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पठन और लेखन, नोट किया जाए, बच्चों में सोचने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान करने में, हल करने में उसकी क्षमता को विकसित करता है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, किशोरों में आत्म जागरूकता कैसे विकसित होता है, तो जी हाँ, जब आप आत्म प्रतिबिंब और विचार करेंगे तो आप में आत्म जागरूकता का विकास होगा। जी हाँ, आत्म जागरूकता का विकास होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा, ये एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, आत्म प्रतिबिंब और विचार किशोरों की अपनी शक्तियों को और उसके कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान में ये रखना है कि बच्चों में नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बताना है, तो जी हाँ, यहाँ पर हो जाएगा परिवार के मूल्य और संस्कार ही बच्चों में नैतिक विकास के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी और उत्तर याद रखना है आप सभी को इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? जी हाँ, बच्चों में अगर जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाना हो। जी हाँ, अगर बच्चों में जिज्ञासा को कैसे बढ़ावा दिया जाए ये पूछा जाए तो बच्चों के लिए खोजपूर्ण गतिविधियां सबसे ज्यादा जरूरी है, ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा खोजपूर्ण गतिविधियां। जी हाँ, खोजपूर्ण गतिविधियां बच्चों में नई चीजों को सीखने और समझने की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, खोज की गतिविधियां बच्चों में नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला ध्यान दीजिएगा, किशोरों में आत्म प्रतिभाशालिता। जी हाँ, प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप सभी समझ चुके हैं और ये होगा आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। जी हाँ, क्या होगा? आत्मविश्वास को बढ़ावा देना आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको सभी क्वेश्चन में मिलेगा। जी हाँ, देखिएगा, बाल्यावस्था में भाषा कौशल को कैसे विकसित किया जाता है ये बताना है। जी हाँ, पढ़ने और सुनने की गतिविधियां आपको ध्यान में रखना है। पढ़ने और सुनने की गतिविधियां जो है वही इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है ताकि कोई परेशानी न हो। बच्चों के लिए खेल सबसे अधिक लाभकारी तब होता है जब बच्चों के लिए क्या है, लाभ क्या है,
तो बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जी हाँ, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आत्मनियंत्रण। बिल्कुल सही बात है, बच्चों में आत्मनियंत्रण कैसे विकसित होगा? तो सकारात्मक आदतों का विकास करके ही आत्मनियंत्रण को विकसित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों में नेतृत्व गुण कैसे विकसित होता है? जल्दी से बताइएगा। नेतृत्व का गुण जब वो सामूहिक रूप से गतिविधियां करेगा, गतिविधियों के माध्यम से ही वह नेतृत्व का गुण अपने अंदर डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से खेल सहायक होते हैं? जी हाँ, पहेलियां और रणनीतिक खेल ही आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए हेल्पफुल है। ये बातें ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा, बालक में आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो जी हाँ, उनका सकारात्मक प्रतिक्रिया और उसको प्रोत्साहित करके। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के नैतिक विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका बताइए? तो जी हाँ, उसे उदाहरण के द्वारा शिक्षा दीजिए, ये नैतिक विकास आपका संभव हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किशोरावस्था में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित की जाती है? जी हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए आपको ध्यान में रखना है आत्मचिंतन और सहानुभूति के अभ्यास से। जी हाँ, कठोर नियमों का पालन नहीं होगा, केवल आपका आंसर नहीं होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। तो 12 यूनिट 12 वीडियो का श्रृंखला जबरदस्त तरीके से, इसको और कंटिन्यू करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।